हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इधर मैंने इसके नोट्स भी रेडी कर लिए हैं। ठीक है, ये क्लास 5 के हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, दूसरा है वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या होता है। जनपद के बारे में पढ़ेंगे और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कर लगाए जाते थे, कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ, और पढ़ेंगे मगध के बारे में। ठीक है, इसके बाद बज्जी के बारे में पढ़ेंगे और नीचे आजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे तो कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग जो थे वो शासक कैसे बने ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था कि वर्णों के आधार पर समाज को कैसे बांटा गया था। तीसरा पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद क्या होते हैं। चौथा है कर व्यवस्था। पांचवा है कृषि में परिवर्तन कि कृषि में परिवर्तन कैसे आया। और लास्ट है मगध और बज्जी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। तो इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। जो राजा होते थे, बड़े बड़े लोग, उनमें अपने घोड़े को वो स्वतंत्र छोड़ देते थे। उसका मतलब था कि वो राजा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर उस घोड़े को कोई रोक लेता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, और जो युद्ध में जीत जाता था वो शासक बन जाता था और उसे बाघ की खाल वाले सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और हमें शिक्षित भी करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, वैश्य ये व्यापारी होते हैं, पशुपालक होते हैं और कृषक होते हैं। ठीक है, इनको हम मिडिल क्लास लोग भी बोलते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे। इसके बाद शूद्र, अन्य 3 वर्गों के लिए सेवा। तो जो 3 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के नीचे होते हैं शूद्र, और ये इनकी खुद की इन सेवा करते हैं। ठीक है, इन तीनों वर्गों के लिए ये कार्य करते हैं, ये जो बोलते हैं वही करते हैं। नीचे शूद्रों के बारे में कुछ है, हम बताते हैं। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। किनको? शूद्रों को किसी भी तरीके का अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। इन्हें सबसे नीची जाति का समझा जाता है। औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया है। इन्हें वेदों के अध्ययन का कोई अधिकार नहीं था, और जो औरतें होती थी उस टाइम पे, उन्हें वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें भी ये शूद्रों के समान ही समझते थे उस टाइम के समाज। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं जनपद।
जनपद का शाब्दिक अर्थ है लोगों के बसने की जगह। ये क्वेश्चन आता है कि जनपद का अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों के बसने की जगह। ठीक है, तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। तो जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की जनपदों की, तो उन्हें कई सारी वस्तुएं खुदाई के रूप में मिली। जैसे कि दिल्ली से उन्हें पुराना किला मिला। क्या मिला? पुराना किला। उत्तर प्रदेश के मेरठ, हस्तिनापुर, उन्हें यहाँ पर भी मेरठ में हस्तिनापुर, ठीक है, और एटा में अतरंजी खेड़ा मिला। ठीक है, मेरठ में तो उन्हें हस्तिनापुर मिला और एटा में अतरंजी खेड़ा मिला और दिल्ली में पुराना किला मिला। किसको मिला? ये पुरातत्वविदों को मिला। ठीक है, इसके बाद में इधर पढ़ते हैं। लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। पहले के टाइम पे लोग झोंपड़ियों में रहते थे और वो मवेशी और जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल और गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे और ये सारी फसलें वो उगाते थे। ठीक है, कुछ विशेष बर्तन जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। उस टाइम पे कुछ विशेष बर्तन भी हुआ करते थे जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। तो क्या हुआ? 2500 साल पहले कुछ बदलाव आए और जो जनपद थे वो अधिक शक्तिशाली हो गए, उनमें से कुछ, तो उन्हें महाजनपद काल कहा जाने लगा और उनमें एक राजधानी भी होती थी। ठीक है, इसके बाद इधर पढ़ते हैं। एक कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के पास इलाहाबाद से मिली है। ये दीवार लगभग 2500 साल पहले बनाई गई थी। ठीक है, तो आप बुक को खोलेंगे तो आपको एक चित्र मिलेगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। वहाँ पे एक दीवार है जिसका नाम है कौशाम्बी किले की दीवार। ठीक है, जो लगभग 250 साल पहले बनाई गई थी। आप एक बार बुक को खोल कर देखिए। ठीक है, मैंने अभी बुक खोली थी तो आप उसमें भी दिखाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कर व्यवस्था। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। क्या बनवाते थे? बड़े बड़े किले और बड़ी सेना रखते थे और उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा उपहारों पर निर्भर न रहकर लोगों से कर भी वसूलते थे। तो क्या होता था? पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। तो वो उन लोगों से उपहारों के ऊपर तो वो निर्भर नहीं रहते थे कि उपहारों से क्या होगा, तो वो एक निश्चित समय पर पूरे राज्य से कर भी वसूलते थे। ठीक है, जिससे उनकी सेना का खाना पानी आराम से चल सके। इसके बाद में नीचे देख लेते हैं कि उन पे कौन कौन से कर लगते थे उनके राज्य में। तो नीचे फसल या उपज का 1/6 हिस्सा, तो जो भी फसल निकलती थी उसमें से एक हिस्सा राजा को दिया जाता था। ठीक है, कर के रूप में। तो कौन कौन थे इस टाइम पे? श्रमिक थे, व्यापारी थे और पशुपालक। तो जो श्रमिक होते थे वो माह में एक दिन का श्रम, यानी कि एक महीने में उनकी एक दिन की कितनी कमाई होती है वो उन्हें देनी पड़ती थी कर के रूप में। ठीक है, इसके बाद व्यापारियों से सामान खरीदने व बेचने पर जो कर लगता था वो व्यापारियों से लिया जाता था, क्योंकि व्यापारी तो सामान खरीदते और बेचते ही हैं। तीसरा है पशुपालक, जो जानवरों को पालते हैं, तो जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में लिया जाता था। जानवरों को जो पालते हैं उनमें से या तो कुछ जानवरों को अपने पास रखते थे कर के रूप में, या उनके उत्पादन यानी कि दूध हो गया या जो भी घी वगैरह निकलता था उसके रूप में वो कर लेते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट लगता है, आप देख लेना। जो फसल होती थी उस टाइम के लोग ज़्यादातर कृषक ही थे, किसानी करते थे और कोई ज़्यादा काम तो था नहीं। पढ़े लिखे तो वो थे नहीं कि वो व्यापारी ज़्यादा बनेंगे। तो उस टाइम पे लोग कृषक थे, तो उनसे ज़्यादातर कौन सा कर लिया जाता था? फसलों पे लगने वाला कर। ठीक है, इसके बाद नीचे अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अखेटक का अर्थ हमने पढ़ा है शिकारी होता है। तो जो शिकारी होते थे और जो चीज़ों को संग्रह करके रखते थे वो जंगलों से प्राप्त वस्तुएं उन्हें देनी होती थी। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं, मगध प्रारंभिक जनपदों में महत्वपूर्ण क्यों है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्सों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको शेयर कर दो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मगध के बारे में। तो मगध एक महाजनपद है। तो जो मगध है वो गंगा और सोन नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी और सोन नदी के किनारे पर मगध बसा है, ठीक है। यहाँ की जल वितरण के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीन यहाँ की उपजाऊ है, यातायात के पर्याप्त साधन हैं और यहाँ से लोहा अयस्क की खदानें भी मिली हैं। वन संसाधन भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं मगध के बारे में। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। कहने की बात यह है कि मगध का एक हिस्सा बहुत बड़े रूप में जंगलों से भरा हुआ था और वहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, तो उनको अपनी सेना में रखा जाता था, उनको प्रशिक्षित करके, ठीक है। इसके बाद में मगध की राजधानी। मगध की राजधानी, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह और बाद में इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान में पटना कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मगध में 2 शक्तिशाली शासक हुए। पहले का नाम है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, ठीक है। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। तो मगध के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पूछा जाता है तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद, ठीक है। ये कौन है, मगध के शक्तिशाली शासक। आगे देख लेते हैं। लगभग 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। कहाँ का शासक, मैसिडोनिया का, जिसका नाम था सिकंदर, और वो पूरे विश्व का विजेता बनना चाहता था, यानी कि पूरे विश्व को जीतना चाहता था। उसने मिस्र और पश्चिमी एशियाई के कुछ राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था और उसने कौन सी नदी तक पहल कर ली थी, व्यास नदी के किनारे तक वो आ चुका था, ठीक है। तो मैसिडोनिया का शासक कौन था, सिकंदर, और इसने कब आक्रमण किया था, 2300 साल पहले। ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं बज्जी। मगध के नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता है। तो बज्जी कहाँ थी, मगध के नज़दीक एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी और यहाँ पे एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसको गण या संघ कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं गण। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है, ठीक है। संघ। संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। जब भी कोई संगठन या सभा होती थी उसको संघ कहा जाता था, ठीक है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो बुद्ध और महावीर ये दोनों कौन थे, गण और संघ से संबंधित बौद्ध साहित्य में गण के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है, किसमें, बौद्ध साहित्य में, ठीक है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो पूछा जाता है कि बज्जी संघ का वर्णन कहाँ से लिया गया है, तो ये दीर्घ निकाय से लिया गया है, ठीक है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जीवन विख्यात दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। तो ये दीर्घ निकाय क्या है, वो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसे 2300 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें बताया भी गया है। लास्ट में देखते हैं अजातशत्रु का मंत्री। तो एक शासक हुआ था जिसके बारे में हमने पढ़ा है मगध में, अजातशत्रु। इसका मंत्री था वशकार, ये वशकार, ठीक है। इसके बारे में आगे देखते हैं नए शासक। तो 3000 साल पहले नए शासक हुए थे। महाजनपद
3000 साल पहले महाजनपद हुआ करता था। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन, दीर्घ निकाय से हमें पता चला है कि सिकंदर ने 2300 साल पहले आक्रमण किया था। ठीक है। इसके बाद में गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हो गया। तो जो गण और जो संघ थे वो राज्यों का अंत 1500 साल पहले हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी।